हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेट में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास जो होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में ये सेट नंबर 5 को देखेंगे। कितना सेट नंबर यानी कि 5 को देखेंगे। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए। BSPSCL कंप्यूटर के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोगों को जितना वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा BSPSCL एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, इंटरनेट के संदर्भ में हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डैश नाम एक विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है। किसका जो है विशेष मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके हम प्रदर्शित करते हैं? तो HTML का प्रयोग करके क्या किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है HTML के द्वारा। अब रही बात कि विजुअल बेसिक, तो विजुअल बेसिक का उपयोग करके नहीं इसे प्रदर्शित किया जाता है, ना पाइथन से प्रयोग किया जाता है, ना जावा से प्रयोग किया जाता है। अब रही बात कि पाइथन और जावा जो ऑप्शन डी में दिया है, ये किस प्रकार का है? एक प्रकार की ये लैंग्वेज है, ठीक है। जिस प्रकार से यानी कि कंप्यूटर क्या मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसी प्रकार का ये लैंग्वेज है। क्योंकि कंप्यूटर अगर पढ़िएगा, ठीक है ना, तो बहुत सारा यानी कि आप लोगों को ये जो है एक प्रकार का यानी कि लैंग्वेज है, चाहे पाइथन हो या जावा हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा HTML होगा, क्योंकि HTML जो दिया है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है? ए में कह रहा है बिक्स, ठीक है। क्या कह रहा है? बिक्स कह रहा है। बी में कह रहा है यानी कि गेटर। 3 में कह रहा है यानी कि टबलर। डी में कह रहा है क्या, डी में क्या, सॉरी 4 में क्या कह रहा है? लिनक्स है। और 5 में क्या है? पावर पॉइंट है। और छठा में विंडोज है। और 7वां में जो है यानी कि वर्डप्रेस है। जो नहीं है वो पहचानना है। तो सबसे पहले यानी कि बिक्स जो दिया हुआ है ये प्लेटफॉर्म नहीं है ब्लॉगिंग का, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों, बिक्स के बाद जो है यानी कि गेटर क्या है, यानी कि गेटर का नंबर आता है। तो गेटर भी क्या है? तो गेटर भी जो है दोस्तों ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है टबलर भी ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसके बाद यानी कि लिनक्स क्या है? तो ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। पावर पॉइंट भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। और विंडोज भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन वर्डप्रेस जो है ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 3 हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि 7 नंबर हो जाए, क्योंकि 3 यानी इसके बाद यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा जो है ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आता है। तो नहीं वाला हमको पहचानना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाए, क्योंकि सी में जो दिया है 1, 2, 3 और 7 दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, QR कोड एक बार कोड है जो डेटा स्टोर करता है। QR में अक्षर R क्या दर्शाता है, ठीक है। तो QR का मतलब क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म बनता है QR का क्विक रिस्पॉन्स बनता है। अब रही बात यानी कि R का मतलब है, तो R का मतलब यानी कि रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? यानी कि रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स होता है। और रिस्पॉन्स की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन किस में दिया है? तो रिले ना होता है, ना रिपोर्ट होता है, ना रिपीट होता है। रिस्पॉन्स होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि NEFT प्रणाली का उपयोग करने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, ठीक है। NEFT क्या है? तो बैंक के द्वारा यानी कि लेन देन का एक प्रकार का यानी कि जरिया है। चाहे क्या है? NFET है ना, NFET हो या RTGS हो। अब रही बात कि इससे जो प्रश्न एग्जाम में बनता है NFET से या RTGS से, तो प्रश्न बनता है कि RTGS में मिनिमम जो है लेन देन कितना यानी कि सीमा है, मिनिमम लेन देन कितना तक कर सकते हैं। तो RTGS की अगर बात किया जाए तो मिनिमम लेन देन की अगर बात किया जाएगा, ठीक है, अगर मिनिमम की बात किया जाए तो 2 लाख तक, ठीक है। 2 लाख से कम इसका यानी कि लेन देन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। NFET का भी है यही। अब रही बात प्रश्न बन सकता है कि मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम की अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम की बात किया जाए दोस्तों तो इसका कोई यानी कि लिमिट नहीं है। आपके पास जितना आप लेन देन कर सकते हैं उससे कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मिनिमम जो है 2 लाख है और मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है
यानी कि लाभ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है लेन देन को कानूनी समर्थन प्राप्त होता है, ये बात तो सही है। बी में कह रहा है कि वर्ष के सभी दिनों में 24 घंटे उपलब्ध होती है, ये भी बात सही है। एनएफटी के द्वारा 24 घंटे में लेन देन कर सकते हैं। तीसरा है कि लाभार्थी के खाते में लगभग वास्तविक समय में सुरक्षित तरीके से धन का स्थानांतरण और भुगतान होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। 4 नंबर पे दिया है कि लाभार्थी के खाते में जमा होने पर एस ईमेल द्वारा प्रेषक के पॉजिटिव कॉन्फ्रेंस प्राप्त होता है, ये भी बात सही कि ईमेल द्वारा भी मैसेज चला जाता है कि आपके खाता में इतना ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है। अब 5 में जो कह रहा है कि एनएफटी प्रणाली केवल भारत में लेन देन के लिए उपलब्ध है, तो केवल भारत में नहीं दोस्तों, केवल इसका जो लेन देन जो इससे जो किया जाता है पूरे यानी कि विश्व में किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ना कि भारत में ही इससे पैसा का लेन देन होता है, ठीक है। अब रही बात की ऑप्शन पढ़ेंगे, 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद क्या है 4 है, यानी कि 1 2 3 4 जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो बी में दिया है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पहचान कीजिए कि निम्नलिखित कथन है या असत्य है। कहने का मतलब निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है वो पहचानना है। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है और सत्य छूटा हुआ है। एक में कह रहा है कि एक इंटरनेट सैकड़ों हजारों से अधिक आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों परस्पर संबंध नेटवर्क का सहायक करता है, ये बात तो सही है। 2 में कह रहा है आईपी डेटा प्रोग्राम रूटिंग को हैंडल करता है, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में उच्च स्तर के फंक्शन जैसे कि सेगमेंटेशन, रीअर्सेबली और एरर डिटेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी बात सही है। अब रही बात की IPv4 एड्रेस के लिए 32 बिट का उपयोग करता है, IPv4 के लिए 32 होता है, ये भी बात सही है। तो सारा कथन यानी कि 1 भी सही है, उसके बाद जो है यानी कि 2 भी सही है, उसके बाद यानी कि 3 भी सही है। तो इसमें यानी कि तीनों जो दिया हुआ है ये सही क्रम में दिया हुआ है। ऑप्शन पढ़ेंगे तीनों सत्य किस में दिया है, तो ए में कह रहा है कि 1 में सत्य है, 2 में भी सत्य है, 3 में भी सत्य है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है सत्य सत्य सत्य। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है, ठीक है। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मॉडल होता है वो कौन सा नहीं है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना, क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल जो नहीं है दोस्तों, पब्लिक क्लाउड तो होता है, ठीक है ना। पब्लिक क्लाउड की बात किया जाए तो होता है, प्राइवेट क्लाउड भी होता है और हाइब्रिड क्लाउड भी होता है, लेकिन सोसाइटी क्लाउड जो है किसी प्रकार का ये मॉडल नहीं है। सोसाइटी क्लाउड जो दिया हुआ है किसी प्रकार का क्या है, तो यानी कि मॉडल नहीं है, तो राइट आंसर यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा सोसाइटी क्लाउड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ISO OSI, ठीक है, रेफरेंस मॉडल में कितनी प्रोटोकॉल लेयर होता है, यानी कि प्रोटोकॉल लेयर की बात है, ठीक है ना। किसका, तो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल यानी कि लेयर की बात है। और प्रोटोकॉल लेयर की संख्या की अगर बात किया जाए तो 7 होता है। क्या क्या होता है आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है प्रेजेंटेशन लेयर का, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा पे आता है सेशन लेयर आता है, क्या आता है, सेशन लेयर आता है। और चौथा पे जो आता है दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। और पांचवा की अगर बात किया जाए तो पांचवा पे जो आएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर आता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर आता है। छठा की अगर बात किया जाए तो डाटा लिंक लेयर आता है, ठीक है, डाटा लिंक लेयर आता है। और सातवां पे अगर बात किया जाए तो फिजिकल लेयर आता है, ठीक है, सातवां पे क्या आता है, फिजिकल लेयर आता है। तो ये ध्यान में, यानी कि लेयर का जो संख्या है दोस्तों वो 7 है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन 1 में 5 है, तो 5 नहीं होगा, ना 9 होगा, ना 12 होगा, ठीक है। ये 7 जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए यूपीआई के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है। तो यूपीआई के लाभ क्या क्या है उसके बारे में बताना है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 24 घंटे की उपलब्धता, यूपीआई से 24 घंटे में कभी भी जब ज़रूरत पड़े उस हिसाब से यानी कि पैसा का लेन देन कर सकते हैं। बी में दिया विभिन्न बैंक खाते के लिए एक ही एप्लीकेशन, चाहे आपके पास खाता यानी कि अलग अलग बैंक का अगर 10 भी है तो एक ही एप्लीकेशन यानी कि 10 बैंक से ओनली फॉर, जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे यानी कि फ़ोन पे है, अगर फ़ोन पे की अगर बात किया जाए, आपके पास यानी कि 10 बैंकों का खाता है और सभी से यानी कि सभी खाते का जो है यानी कि एक ही ऐप से यानी कि क्या लेन देन कर सकते हैं, ये भी सुविधा प्रदान करता है, ये भी बात सही है। बी में 3 में कह रहा है कि वर्चुअल आईडी का उपयोग अधिक सुरक्षित है, किसी प्रकार के कोई क्रेडेंशियल शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात तो सही है कि किसी भी प्रकार का अगर ओटीपी मांगता है, ओटीपी दे देते हैं तो फ्रॉड हो जाता है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बात सही है। ठीक है, 4 में कह रहा है सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, ये भी बात सही है कि सिंगल क्लिक में ही यानी कि जितना लेन देन हो सके, ठीक है, उतना यानी कि किया जाता है। 5वां की अगर बात किया जाए तो 5वां में जो दिया है सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत कर सकते, ये भी यानी कि प्लान इसमें अवेलेबल होता है। उसके बाद 6ठा जो कह रहा है मौजूदा आधारभूत संरचना का लाभ, तो इसका आधारभूत संरचना का कोई लाभ नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या कह रहा है भाई, तो लाभ के पर्पज से दिया हुआ है, किसका, तो यूपीआई का, ठीक है ना, यूपीआई का यानी कि लाभ का जो पर्पज दिया हुआ है वो तीनों यानी कि पांचों बात क्या है, तो सत्य जो है इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है 1, 2, 3, 4, 5, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया है 1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है पहचान कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। पहचान करना है कि कौन सा सत्य बात है दिया हुआ है और कौन सा जो है असत्य बात दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है कि इंटरनेट रिले चैट या आईईआईसी एक मल्टी यूजर चैट प्रणाली है जो लोगों को समूह में या निजी तौर पर बात करने के लिए चैनल या रूम में एकत्रित की सुविधा देती है। ये बात तो सही है भाई, इंटरनेट का काम ही है, एक जगह पे भी सारा कुछ यानी कि इंटरनेट वगैरह ये सब चला सकते हैं। अब रही बात दूसरा में कह रहा है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत प्रोटोकॉल एसएमटीपी, एसएनएमपी और टेलेंट शामिल होते हैं, ये भी बात सही है ना, इसमें भी कोई शिकवा शिकायत है नहीं भाई। अब रही बात कि 3 में जो कह रहा है नेटवर्क फाइल्स सिस्टम एनएफएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है ताकि ब्राउज़र इंटरनेट रिसोर्स को लोड कर सके, ये बात गलत दिया हुआ है, ऐसा इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 1 में क्या कह रहा है सत्य है, 2 में भी सत्य है, लेकिन 3 असत्य हैं। ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन ए ही में दिया है सत्य, सत्य और असत्य, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किसे मेल प्रोग्राम, मेल एप्लीकेशन या मेल क्लाइंट कहा जाता है और यह आपको ईमेल मैसेज करने, रीड करने और कंपोज करने की सुविधा देता है। तो कंपोज की अगर बात किया जाए तो कंपोज के लिए जो मेनली रूप से यानी कि कंपोज करने का जो सुविधा यानी कि प्रदान करता है वो मेलर करता है, क्या करता है, सॉरी मेलर, हाँ मेलर करता है। और मेलर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया है मेलर वो ए में है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, यानी कि वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर कौन सा है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है गूगल क्रोम, क्या कह रहा है भाई, तो गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम जो है दोस्तों ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोर भी वेब ब्राउज़र है, उसके बाद जो है विवाल्डी भी वेब ब्राउज़र है, और ब्रेव जो दिया हुआ ये भी वेब ब्राउज़र है, और फॉल्कन जो दिया हुआ है दोस्तों ये भी यानी कि वेब ब्राउज़र है। तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है सभी वेब ब्राउज़र का ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 1 से लेकर के 7 तक ऑप्शन किस में दिया है, तो 1 से लेकर के 7 तक ऑप्शन जो दिया है ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्थान यानी कि फिजिकल लोकेशन, जैसे कि भवन, फिजिकल लोकेशन का मतलब जैसे कि भवन हो गया, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़ी हुई डिवाइसों का संग्रह जो होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे लैन कहा जाता है। लैन का फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्या होता है, लोकल एरिया
नेटवर्क होता है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। और वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को सारा प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।